आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को अपनाया है, क्यों? तो कहने का मतलब यह है कि बड़े जीव जटिल हैं फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाया, तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल, विस्तृत तथा धीमी प्रक्रिया होती है। तो जो अलैंगिक जनन है उसकी तुलना में अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा विस्तृत है और धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। यह अधिक ऊर्जा व संसाधनों की भी मांग करता है। तो ध्यान दीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पीछे पढ़ा था कि अनुकूल परिस्थितियों में होता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब क्या है कि प्रतिकूल परिस्थिति में ऊर्जा का नुकसान होता है, कम ऊर्जा होती है। अनुकूल परिस्थिति में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में रहती है। तो यही कह रहा है कि यह अधिक ऊर्जा व संसाधनों की मांग करता है, लेकिन फिर भी जटिल पादपों व जंतुओं ने इसी को अपनाया है। तो क्यों अपनाया है, आगे पढ़ते हैं। तो संतति परस्पर तथा अपने जनकों के समरूप नहीं होती। तो ध्यान दीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में दो जीवों के युग्मक यानी गैमीट आपस में मिलते हैं, उसको निषेचन कहते हैं। उसके बाद युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। तो जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग जीवों के गैमीट या युग्मक आपस में मिल रहे हैं, तो दो जीवों के लक्षण मिक्स हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नया जीव दोनों लक्षणों से कुछ अलग होगा, यानी दोनों का मिक्सचर होगा। तो वही कह रहा है कि संतति यानी बच्चे ऑफ स्प्रिंग परस्पर तथा अपने जनकों के समरूप यानी आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका कारण हमने बता दिया। इनमें विभिन्नताएं यानी वेरिएशन पाई जाती हैं। विभिन्नताओं के कारण जीवधारी स्वयं को अपने वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं। अब इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो जो बैक्टीरिया, वायरस या अन्य जीव हैं तो इनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि पहले जिनको जानते थे उनसे अलग हैं, भिन्न हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन पे आक्रमण उतना आसानी से नहीं हो पाता, इसलिए वातावरण के अनुकूलित अपने आप को बनाए रखते हैं। विभिन्नताओं के कारण जीवों की जीवन शक्ति यानी विगर एंड विटलिटी की वृद्धि होती है। तो इनमें डिफरेंशिएशन यानी वेरिएशन होता है, विभिन्नता होती है, तो इनमें जीवन शक्ति ज़्यादा होती है। विभिन्नताओं के कारण ही जैव विकास होता है। अब विभिन्नताएं हैं, अपने माता पिता से भिन्न है, तो इसका मतलब ये दूसरी प्रकार का संसार में एक नया जीव है, इसलिए विकास हुआ। इसी को जैव विकास कहते हैं। लैंगिक जनन जीवधारियों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखने में सहायक होता है। तो ये जो लैंगिक जनन होता है ये जीवधारियों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखने में सहायक होता है। कैसे? क्योंकि जो लैंगिक जनन होता है इसमें विभिन्नताएं होती हैं, और विभिन्नताओं का मतलब ये है कि पर्यावरण में अन्य जीवों से भिन्न है, तो इनको खत्म करने वाले जीव इनकी विभिन्नता के कारण इनको पहचान नहीं पाते, इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सहायक होते हैं। यही कारण है बड़े जीवधारियों ने शारीरिक जटिलता के साथ साथ लैंगिक जनन को अपनाया है। तो ये कारण है। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। तो कह रहा है व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित या अंतरबद्ध होते हैं। तो हमको ये व्याख्या करके बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन तथा गैमिटोजेनेसिस सदैव अंतर संबंधित होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम मान लीजिए 46 है, तो उसका आधा 23 हो जाएंगे, इसी को अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। और युग्मक जनन यानी युग्मक बनने के समय भी गुणसूत्र जितने होते हैं उसका आधा होते हैं, क्योंकि युग्मक हमारा हेप्लॉइड या अगुणित होता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों आपस में अंतर्बद्ध होंगे। तो देखिए कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस तथा युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस प्रक्रियाएं होती हैं प्रजनन के समय होती हैं। तो प्रजनन के समय ही अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा
गैमीट का निर्माण होता है। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि जो जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन करते हैं वो द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसको 2n माना जाता है कि द्विगुणित नंबर है 46। इनमें युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम है और गैमीट हमारा हेप्लॉयड होता है, तो 46 का आधा होना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि गैमीट बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा है कि इनमें युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जाहिर सी बात है कि अर्ध का मतलब आधा, तो संख्या आधी रह जाएगी। अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं या हेप्लॉयड होते हैं। तो 46 को 2n माना गया है, तो n यानी अगुणित नंबर कितना होगा, 46 का आधा यानी 23। तो इसीलिए युग्मक अगुणित होते हैं। अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित होती है। तो अर्धसूत्री में भी अगुणित नंबर होता है और युग्मक जनन में भी अगुणित नंबर ही बनता है, इसलिए दोनों अंतर संबंधित होती है। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्मनज यानी डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। अब देखिए गैमीट जो है हमारे युग्मक जो है उनमें अगुणित नंबर है। अब ये आपस में मिलते हैं जब निषेचन होता है। तो निषेचन का मतलब ये है कि नर गैमीट और मादा गैमीट का मिलना। तो नर में n नंबर है, मादा में n नंबर है, जब आपस में मिलेंगे तो फिर 2n हो जाएगा। तो जो जाइगोट बनेगा वो फिर से द्विगुणित हो जाएगा, लिखा हुआ है। तो द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणी पर परिवर्धन द्वारा नए जीव का विकास होता है। तो जो 2n नंबर है हमारा गैमीट का, जाइगोट का युग्मनज का, इसी को युग्माणु भी कहते हैं। तो इसमें एम्ब्रियो जेनेसिस होता है, मतलब अब इससे एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो का मैग्निफिकेशन होता है यानी परिवर्धन होता है, बड़ा होता है। तो भ्रूण में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है। मतलब अब जैसे इसमें 2n नंबर हो गया यानी मिल के गैमीट के 2n हो गए, तो अब इसमें समसूत्री विभाजन हो गया यानी 2n कोशिका के नंबर लगातार बढ़ेंगे, ये कहने का मतलब है। तो अब चूंकि शरीर में जैसे हम लोगों में 46 है, तो अब इसमें फिर 2n हो गया यानी 46 हो गया। तो अब जब समसूत्री विभाजन होगा तो बच्चा वो 46 क्रोमोसोम वाला हो जाएगा और वही बड़ा होकर मनुष्य बन जाएगा। तो वही कह रहा है। तो अर्धसूत्री विभाजन किसी प्रजाति में गुणसूत्र संज्ञा लैंगिक जनन के दौरान स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। अगुणित जीवों में युग्मक निर्माण सूत्री विभाजन द्वारा तथा जाइगोट अर्धसूत्री विभाजन होता है जाइगोट में। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई जीव n नंबर वाला है, अगुणित नंबर वाला है, जिसमें n नंबर क्रोमोसोम हो, मान लीजिए उसमें 46 n नंबर है, 46 n नंबर है। तो अब अगर इससे गैमीट बनेगा तो इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा। अगुणित जीवों में युग्मक निर्माण सूत्री विभाजन द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये अगुणित है, ये 2n नंबर नहीं है, अगर ये n नंबर है तो गैमीट में भी हमें n नंबर रखना है। तो जो गैमीट बनेगा, गैमीट हमेशा n नंबर रखा जाता है, तो n नंबर रहेगा। अब इसी गैमीट से ही हमारा जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। इसी गैमीट से हमारा जाइगोट बन जाएगा। अब 2 गैमीट मिलेंगे इसी में, तभी जाइगोट का मतलब ही है कि 2 गैमीट मिलेंगे। तो ये जब 2 गैमीट मिलेंगे यानी n वाले, तभी जाइगोट बनेगा यानी युग्मनज बनेगा। तो ये 2n हो जाएगा। अब ये 2n हो गया और जो मेन जीव है वो n है, तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, मियोसिस, तभी n नंबर बनेगा। तो अब इसमें मियोसिस होता है तो अब n नंबर बन जाता है एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो हमारा n नंबर बन जाएगा। अब इसमें जब माइटोसिस होता है, सूत्री विभाजन, माइटोसिस,
तो फिर नए नए छोटी छोटी कोशिकाओं का झुंड इकट्ठा होता है। इसी को भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। यन नंबर की छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती। तो इस प्रकार होता है। अगर जीव अगुणित यानी यन नंबर वाला है तो सूत्रीय विभाजन द्वारा गैमीट बनेगा और फिर जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो यन नंबर का भ्रूण या एम्ब्रियो बनेगा। फिर उसमें समसूत्रीय विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी यानी भ्रूणीय परिवर्धन होगा और नए बच्चे का जन्म होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। कह रहा है प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाव को पहचानिए तथा लिखिए कि वो अगुणित यानी यन है या द्विगुणित यानी 2n है। तो समझिए देखिए अंडाशय है तो अंडाशय पौधे में लगा रहता है तो पौधा 2n होता है तो अंडाशय भी 2n होगा। ध्यान दीजिए हमारी बात को, अंडाशय 2n होगा लेकिन उसमें पाया जाने वाला अंडाणु 2n नहीं होगा, वो n होगा क्योंकि अंडाणु और युग्मक ये हमेशा n होते हैं। ध्यान दीजिए अगुणित होते हैं। तो अंडाणु तो 2n है। अब देखिए पराग कोष एंथर जिसमें पराग कण पाया जाता है तो पराग कण नर जनन भाग है तो पराग कण तो n होगा लेकिन पराग कोष 2n होगा क्योंकि ये पौधे का भाग है तो 2n हो गया। अब देखिए अंडा आ गया, ओवा या ओवम कह सकते हैं तो ये n होगा क्योंकि ये अगुणित होगा क्योंकि मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग तो ये भी है लेकिन ये मादा जनन अंग जो है अंडाणु या युग्माणु या शुक्राणु से मिल करके 2n बना लेता है तो इसे n ही रहना पड़ेगा। अब पोलन ग्रेन देखे पराग कण आ गया तो ये भी n होगा। इसी पराग कण में मेल गैमीट होते हैं तो ये भी n होगा। और जाइगोट दो युग्मक के मिलने से बनता है तो जाइगोट 2n होगा क्योंकि युग्मक n और n दोनों जब मिलते हैं तब 2n का जाइगोट बनता है तो 2n हो जाएगा। देखिए नीचे लिखा भी है कि युग्मनज यानी जाइगोट शुक्राणु तथा अंड के मिलने से बनी द्विगुणित संरचना होती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है वाय निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। तो वाय निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि वाह मतलब शरीर से बाहर, तो जीव शरीर से बाहर जलीय माध्यम में होने वाला निषेचन वाह निषेचन कहलाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अधिकांश शैवालों मछलियों उभयचर का मतलब एम्फीबियन जो जल थल दोनों में रहते हैं। प्राणियों में शुक्राणु यानी नर युग्मक तथा अंड यानी मादा युग्मक का संलयन यानी निषेचन जिसको अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं शरीर से बाहर जल में होता है। इसे बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए आंतरिक निषेचन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अधिकांश प्राणियों और पादपों में युग्मक संलयन यानी गैमी जिसको कहेंगे या निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन मादा जीव शरीर के अंदर संपन्न होता है, जैसे स्तनधारी यानी मैमेलियन, पक्षी यानी एविज, सरीसृप यानी रेप्टाइल तथा पुष्पी पौधों आदि में। रेप्टाइल हमारे आ जाते हैं जैसे छिपकली, मगरमच्छ, ये सब। पक्षी जैसे बतख, ये कबूतर, चिड़िया, ये सब। स्तनधारी जिनमें स्तन पाए जाते हैं जैसे बकरी, भेड़, मनुष्य, बंदर, ये सब। वाह्य निषेचन से हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं, अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं, ऊर्जा व संसाधनों का अपव्यय होता है। तो बाहर जब फर्टिलाइजेशन होगा निषेचन तो युग्मक बाहर रहेंगे, तो बाहर जब पानी में रहेंगे तो दूसरे जीवों द्वारा खा लिए जाएंगे, तो इसलिए बहुत सारे युग्मक बर्बाद चले जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि ऊर्जा व संसाधनों का अपव्यय होता है यानी व्यर्थ जाते हैं। संतत शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है, इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है, यानी जीवित रहने की संभावना बहुत खतरे से भरी हुई होती है। अर्थात संतानें कम संख्या में जीवित रह पाती हैं, अर्थात निषेचन सुनिश्चित नहीं होता, यानी फर्टिलाइजेशन की संभावना
सुनिश्चित नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादातर गैमीट या अंडाणुओं को शिकारी खा जाते हैं। बाह्य पर्यावरण में युग्मक व निषेचन से बना युग्मनज माध्यम की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे उच्च ताप, प्रतिकूल पीएच, रसायन दाब यानी केमिकल भी हो सकता है पानी में, आदि से प्रभावित होते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी झेलना पड़ता है निषेचन के समय। युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता। अधिकांश युग्मक यानी गैमीट जल धारा में व्यर्थ बह जाते हैं, बेकार इधर उधर बह जाते हैं। तो कुल मिला करके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है उसका उतना अच्छा नहीं है जितना इंटरनल है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है जूस्पोर जिसको अलैंगिक चलबीजाणु बोलते हैं तथा युग्मनज जिसको जाइगोट बोलते हैं के बीच विभेद कीजिए। तो जू का मतलब जीव, स्पोर का मतलब बीजाणु। तो जीव और पौधे दो होते हैं, जंतु और पौधे। तो जंतु हमारे चल सकते हैं और पौधे हमारे एक जगह खड़े रहते हैं, तो इसीलिए चल सकते हैं, इसलिए इसे चल बीजाणु कहते हैं। और चूंकि ये अलैंगिक जनन में बनता है इसलिए अलैंगिक चल बीजाणु कहा जा रहा है। तो जूस्पोर या चल बीजाणु तथा युग्मनज में विभेद। तो डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर एंड जाइगोस्पोर। तो जूस्पोर या चल बीजाणु, इसका निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। इनमें एक जनक के ही लक्षण होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अलैंगिक जनन में दो जीवों की जरूरत नहीं पड़ती, एक से ही होता है। अलैंगिक का मतलब दो लिंग मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, एक से ही होता है। इसलिए जो इसका पेरेंट होता है वो ही बिल्कुल बच्चा उसी के तरीके का होता है। तो इसमें एक जनक के ही लक्षण होते हैं। जाइगोट, इनका निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। इसमें दोनों जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। तो नर और मादा के युग्मक मिल करके जाइगोट बनाते हैं। तो दो लक्षण आ गए नर और मादा के, इसलिए दोनों नर और मादा के लक्षणों का मिक्सचर होता है जो बच्चा बनता है। चल बीजाणु सामान्यतया शैवालों में बनते हैं। इनका निर्माण जनक कोशिका में सूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो चल बीजाणु सिंपली जो है शैवालों में पाए जाते हैं और इनका निर्माण जनक कोशिका में सूत्री विभाजन द्वारा होता है। जाहिर सी बात है अलैंगिक जनन है, तो जितने क्रोमोसोम हमारे पेरेंट में होंगे उतने ही बच्चे में होना चाहिए, और एक से ही उत्पन्न हो रहा है तो समसूत्री विभाजन होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए सूत्री विभाजन द्वारा निर्माण होता है चल बीजाणु का। अब जाइगोट में क्या है, युग्मनज का निर्माण सभी जीवों में लैंगिक जनन के समय नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है। तो नर और मादा गैमीट जब मिलते हैं, मेल और फीमेल, सिनगैमी उसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो उसके फलस्वरूप होता है। सीलिया तथा फ्लैजिला के कारण चल बीजाणु चलते हैं। तो इसमें देखिए धागे जैसी संरचना होती है, इन्हीं को सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं। हालांकि सीलिया और फ्लैजिला में अंतर होता है, लेकिन अब उसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यानी इसमें धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं, उन्हीं से ये चलते हैं। अब जाइगोट में क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है। तो जो जूस्पोर होते हैं चलते हैं और जाइगोट नॉन मोटाइल या अचल होता है। चल बीजाणु प्रायः अगुणित होते हैं। इनमें हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी n नंबर होता है क्रोमोसोम। और इसमें n नंबर के मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से चूंकि बनता है जाइगोट, तो n मेल का n फीमेल का तो 2n हो जाता है। इसीलिए युग्मनज हमेशा द्विगुणित होते हैं, यानी 2n नंबर क्रोमोसोम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए गैमिटोजेनेसिस का मतलब गैमीट की जेनेसिस, गैमीट माने युग्मक, जेनेसिस मतलब निर्माण, तो उसी को युग्मक जनन कह रहे हैं। भ्रूणोद्भव का मतलब इम्ब्रियोजेनेसिस, इम्ब्रियो का मतलब भ्रूण, जेनेसिस का मतलब निर्माण। तो गैमीट का निर्माण गैमिटोजेनेसिस, भ्रूण का निर्माण इम्ब्रियोजेनेसिस। तो नर तथा मादा जनदों यानी गोनैड्स में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यानी हमारे गोनैड में जो जनन अंग हैं उनमें नर में स्पर्म यानी शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं।
अब देखिए अगर स्पर्म और अंडाणु हो जाए, स्पर्म और ओवम, तो स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, ओवम को oogenesis कहेंगे। और अगर बहुत निम्न स्तर के जीव हैं तो उनमें दोनों में मेल और फीमेल दोनों में गैमीट ही बनता है। अब जाइगोट से भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जैसा हमने पढ़ा है कि जाइगोट से समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनता है, तो इसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक यानी गैमीट हमेशा हेप्लॉइड यानी अगुणित होते हैं, अतः द्विगुणित जीवों में युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस द्वारा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जीव अगर 2n नंबर क्रोमोसोम रखे हैं तो उनको आधा होना पड़ेगा, तो मियोसिस होगी यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, तभी गैमीट का निर्माण होगा। अब भ्रूण हमेशा द्विगुणित होता है यानी डिप्लॉयड नंबर होता है क्रोमोसोम का, इसकी वृद्धि सूत्री विभाजन द्वारा होती है, अभी हमने आपको बताया। युग्मक एक कोशिकीय होते हैं, जो गैमीट होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक ही कोशिका होती है, जबकि भ्रूण में बहुत कोशिकाएं होती हैं, इसलिए भ्रूण बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्यूलर होता है। युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं, अगर शुक्राणु बनेगा तो हमने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर अंडाणु बनेगा तो oogenesis। इसमें कोशिका विभाजन व विभेदन शामिल होते हैं। तो भ्रूण में कोशिका विभाजित होती है और चूंकि शरीर के अलग अलग प्रकार के अंग बनाना है, किसी को हाथ बनाना है, किसी को पैर बनाना है, किसी को मुंह बनाना है, किसी को नाक बनाना है, तो सारी कोशिकाएं अलग अलग अंग बनाने के लिए विभेदित हो जाती हैं यानी अलग अलग प्रकार की दिखाई देने लगती हैं। तो विभाजन और विभेदन दोनों शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए, यानी निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन ए फ्लावर, यानी पुष्प में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या परिवर्तन होते हैं। तो निषेचन के फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फलावरण यानी फल भित्ति, जिसको अंग्रेजी में पेरिकार्प कहते हैं, का निर्माण होता है। बहुत पूछा जाता है। बीजांड से बीज यानी ओव्यूल से सीड और ओवम से पेरिकार्प या फलावरण बनता है। बहुत नीट में पूछा जाएगा, अभी देखिएगा सवाल मिलेगा। वाह्य दल पत्र यानी जिनको कैलिक्स कहते थे, सेपल कहते थे, और दल पत्र जिनको पेटल या करोला कहते थे, तथा पुंकेसर यानी एंड्रूसियम नर जनन भाग, ये सब सूख के गिर जाते हैं। युग्मनज जाइगोट विभाजन व विभेदन द्वारा एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाता है। अंडाशय की भित्ति यानी ओवरी की भित्ति फल भित्ति बनाती है यानी फ्रूट वाल बन जाती है। तो ये परिवर्तन होते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। अपने आसपास के 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम पता कीजिए। तो द्विलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो देखिए नाम से पता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प यानी एक ही फूल में दोनों लिंग हो, नर और मादा। तो जब पुष्प में नर जननांग जिसको पुमंग कहते हैं अंग्रेजी में एंड्रूसियम, तथा मादा जननांग जिसको जायांग कहते हैं अंग्रेजी में गाइनोसियम, दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहलाता है। सामान्यतया समीपवर्ती पौध क्षेत्रों में पाया जाने वाले द्विलिंगी पुष्प निम्नवत हैं, जैसे सरसों, इसका वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। मूली राइफाइनस सटाइवस, मटर पाइसम सटाइवम, सेम डोलिकस लबलब, अमलतास केसिया फिस्टुला, गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये सब द्विलिंगी पुष्प इनमें पाए जाते हैं, तो उनके ये उदाहरण हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो कह रहा है किसी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसरी व स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एक लिंगी पौधों के नाम जानते हैं। तो देखिए कुकुरबिटेसी कुल के पादप अर्थात कुकुरबिट जैसे लौकी है, कद्दू है, खीरा है, करेला है, ककड़ी आदि हैं। तो कुकुरबिट पुष्प एक लिंगी होते हैं, ये ध्यान देना।
तो पूछ कह रहा है कि एक लिंगी और कौन कौन से पुष्प हैं जिनको आप जानते हैं। तो नर पुष्प में अंडप यानी कार्पेल अनुपस्थित होता है। देखिए नर है तो मादा वाला भाग अंडप अनुपस्थित है। मादा पुष्प में पुंकेसर यानी स्टैमेन अनुपस्थित होता है। तो पुंकेसर नर वाला भाग है तो मादा पुष्प में नर वाला भाग पुंकेसर अनुपस्थित होता है। नर पुष्प पुंकेसरी यानी स्टेमिनेट तथा मादा पुष्प स्त्री केसरी यानी पिस्टिलेट कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नर पुष्प में पुंकेसर है तो स्टेमिनेट, मादा में स्त्री केसर है तो पिस्टिलेट कहलाते हैं। पौधे प्रायः उभय लिंगाश्रय यानी मोनोइसियस होते हैं। नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पौधा उभय लिंगाश्रयी है यानी नर और मादा दोनों फूल एक ही पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन एक ही फूल में नर और मादा भाग नहीं पाए जाते। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोइसियस का मतलब मोनो मतलब एक, ईसियस का मतलब घर। नर और मादा फूल के लिए एक ही घर है यानी एक ही पौधे में पाए जाते हैं यानी उभय लिंगाश्रयी हैं। पौधे, फूल नहीं, पौधे। और फूल में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। तो नर और मादा फूल अलग अलग होंगे, ये हो सकता है कि एक ही पौधे में नर और मादा फूल हो। तो पौधा तो उभय लिंगाश्रयी होगा लेकिन फूल एक लिंगी होगा। तो अंतर समझिए। तो पुंकेसर सिन एंड्रस यानी एक साथ जुड़े हुए अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सभी पुंकेसर के पुतंत्र व परागकोश आपस में जुड़े होते हैं। जायांग त्रिअंडपी होता है, इसमें भित्तीय बीजांडन्यास यानी मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है यानी सुपीरियर ओरी पाई जाती है। तो देखिए कैलिक्स 5 होंगी, करोला 5 होंगे और एंडोसियम सिनैंड्रस है, आपस में जुड़े हैं इसलिए 5 पाए जाते हैं। तो पांचों को ब्रैकेट में बंद कर दिया क्योंकि आपस में जुड़े हैं। और नर पौधे का बनाया जा रहा है तो मादा भाग जिसको गायनोसियम कहते हैं या हिंदी में जिसको अंडप कहेंगे या गायनोसियम या पिस्टिलेट जिसको कहते हैं स्त्री केसर वाला भाग, वो अनुपस्थित है तो जी को 0 लिखा है। अब नर पौधे का मादा पौधे का लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है नर वाला भाग एंड्रोसियम एब्सेंट होगा तो ए को 0 लिख दिया क्योंकि ये मादा फूल है या नर फूल है। तो के कैलिक्स 5 हैं, करोला भी 5 हैं और इसमें गायनोसियम यानी ओवरी सुपीरियर है तो नीचे डंडा खींचा है कि जी ऊपर है यानी सुपीरियर ओवरी है। और 3 भाग पाए जाते हैं, त्रिअंडपी तो 3 है। और भित्तीय बीजांडन्यास यानी भित्तियों से अलग होते हैं यानी आपस में जुड़े रहते हैं, बीच में भित्ति पाई जाती है तो जुड़े होने की वजह से ब्रैकेट में बंद किया। अब अन्य एक लिंगी पुष्प वाले पौधे, मक्का जिसको जिया मेज कहते हैं, एक लिंगी किंतु उभय लिंगाश्रयी, फूल एक लिंगी होंगे लेकिन दोनों फूल एक ही पेड़ में पाए जाएंगे। पपीता कैरिया पपाया ये एक लिंगाश्रयी है। देखिए मेज मक्का का पौधा उभय लिंगाश्रयी है यानी नर और मादा फूल एक ही पेड़ में पाए जाएंगे, लेकिन पपीते में नर और मादा पेड़ अलग अलग होते हैं। अब आगे आ जाता है 18 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन यानी सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। पीछे हम पढ़ चुके हैं, फिर से उसी चीज को पढ़ते हैं। तो अंड प्रजक प्राणियों का जीवन, अब देखिए अंडा बाहर दिया जाता है जबकि जो जंतु को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का विकास शरीर के अंदर होता है मम्मी के, तो इसलिए इसके खतरा कम है। और अंडे को छोड़ करके मुर्गी कभी चुनने चली जाती है, चिड़िया कभी चुनने, तो दूसरे जीव खाने की संभावना ज़्यादा है। तो इसीलिए अंड प्रजक की तुलना में शिशु को जन्म देने वाले ज़्यादा महत्व सर्वाइवल है उनका, यानी ज़्यादा जिंदगी बचने की संभावना। तो वही कह रहा है कि अंड प्रजक प्राणियों का जीवन सजीव प्रजक यानी विविपैरस, अंड प्रजक को ओविपैरस, सजीव प्रजक को विविपैरस कहेंगे, अर्थात शिशु को जन्म देने वाले प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है क्योंकि मछली व उभयचर यानी फिश और एम्फीबियन प्राणी अनिषेचित अंडे देते हैं जिनका बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। युग्मक संलयन जल में होता है यानी सिनगैमी जिसको
फर्टिलाइजेशन कहते हैं वो पानी में होता है। तो युग्मकों को न सिर्फ परभक्षियों के शिकार होने का खतरा होता है, अपितु यह प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे उच्च ताप, प्रतिकूल पीएच, दाब, रसायन आदि से भी प्रभावित होते हैं। अनेक युग्मक तीव्र जलधारा में बह जाते हैं। तो बहुत सारे युग्मक ऐसे हैं जो तीव्र जलधारा में बह जाते हैं। सरीसृप व पक्षी, सरीसृप यानी रेप्टाइल जैसे मगरमच्छ और छिपकली, व पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग और मुर्गी, कबूतर के जंतु निषेचित अंडे देते हैं, यानी फर्टिलाइज एग देते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से ढके होते हैं। लेकिन इन अंडों में भी विकसित हो रहा भ्रूण विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों और परभक्षियों का आसानी से शिकार हो सकता है। तो सजीव प्रजक यानी बच्चे देने वाले प्राणियों में निषेचन और भ्रूण का विकास मादा जंतु यानी मम्मी के शरीर के अंदर होता है, अतः भ्रूण की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। साथ ही भ्रूण को मादा से पर्याप्त पोषण भी मिलता रहता है। मम्मी से शरीर के से जो हम मम्मी खाती है वही उसको भी जाता है। अंडे की सुरक्षा हर समय सुनिश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि अंड प्रजक यानी अंडे देने वाले प्राणियों को भोजन की तलाश में अंडों से काफी दूर जाना पड़ सकता है। इसके विपरीत सजीव प्रजक प्राणियों का भ्रूण मादा के गर्भ में पलने के कारण हर समय सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से 18 क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन खत्म हो गया और ये चैप्टर खत्म हो गया। तो आज की स्टडी यहीं तक। अब आगे हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।